नमस्कार। व्यू पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस नए एपिसोड में मेरे साथ आज है संदीप अग्रवाल जी। स्वागत है संदीप जी। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, को फाउंडर है सोविलो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के, और लगभग 2 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, और स्पेशली 15 साल का एक्सपीरियंस है इंडियन और ग्लोबल आईटी सेक्टर को एनालाइज करने का। सो वेलकम संदीप, नाइस टू हैव यू टुडे। थैंक यू एंड सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो शो से जुड़े हैं। एंड मैं कोशिश करूंगा कि जितने साधारण लैंग्वेज में आप लोगों को सेक्टर के बारे में और कंपनी के कोई भी कंपनी के बारे में जानकारी दे सकूं तो बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद संदीप। आपने बोला साधारण भाषा, तो उसी से स्टार्ट करते, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इंडियन आईटी सेक्टर का लैंडस्केप, सो हाउ बिग इट इज इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, और स्पेशली इंडियन आईटी सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो किस बिजनेसेस में ये आईटी कंपनीज है। थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते, आईटी सेक्टर को आप कैसे देखते हैं विद विद ऑल दीज थिंग्स। मैं थोड़ा शायद हो सकता है 2-4 मिनट ज़्यादा समय लूं, क्योंकि दर्शकों को अगर बिगिनिंग से इतिहास बताना है और साधारण समझाना है तो मेरे ख्याल से हमको इसके इतिहास के गर्भ में जाना चाहिए समझने के लिए कि धंधा चालू कैसे हुआ हिंदुस्तान में। अगर आप देखें तो 1960-65 के अराउंड आईबीएम का पहला यू कैन से नॉर्मल कंप्यूटर जो लोग यूज कर सकते हैं यूएस में वो आना और बिकना चालू हुआ। और उसके वो आने के बाद सबसे बड़े जो फर्स्ट एडॉप्टर जो कंप्यूटर्स के थे और टेक्नोलॉजी के अगर आप यूएस में देखें तो वो बैंकिंग इंडस्ट्री थी, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे। राइट। दे वर द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, दे वर फर्स्ट एडॉप्टर ऑफ कंप्यूटर्स। तो सब उस रेस में चले गए एंड सबको बहुत फायदा मिलने लगा, क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते थे। तो जितने भी बैंक्स थे उनको ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना बहुत अच्छा लगा, उनका काम कम हो जाएगा। राइट फ्रॉम बैंक रिकन्सिलेशन से लेके अकाउंटिंग लेजर सब कुछ ऑनलाइन हो सकता। हम्म। तो उन लोगों ने बहुत जल्दी इसको एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया और काम चलने लगा। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि एक जित इसमें क्या ये टेक्नोलॉजी का बिजनेस था और डिसरप्शन बहुत फास्ट होता था। जो चीज़ आज है वो कल नहीं है, जो कल है वो परसों नहीं है। तो हम्म। नए नए कंपटीशन आते गए। उस टाइम सन करके भी कंपनी हुआ करती थी, बाकी तो सारी थी ही थी। हम्म। डेल थी, एचपी थी, इन लोग सारे मेन प्लेयर्स थे। तो इन लोग रोज नई टेक्नोलॉजी, नया लैंग्वेज जो पहली लैंग्वेज से ज़्यादा बेनिफिट और ज़्यादा एफिशिएंट हो वो आने लगा। तो कुछ समय के बाद ऐसा प्रॉब्लम आने लगा कि बैंक्स वाले बैंकिंग का धंधा छोड़ के टेक्नोलॉजी का में अपना सारा समय व्यतीत करने लगे। तो हर बैंक चाहता तो था कि टेक्नोलॉजी में वो आगे बढ़े और हम्म। टेक्नोलॉजी से ही बैंकिंग करे, क्योंकि उससे उनको एफिशिएंसी बहुत मिलती थी और कागज वर्क, पेपर वर्क कम हो रहा था। बट एट द सेम टाइम उनके लिए एक हेडेक हो गया था, क्योंकि वो खुद टेक्नोलॉजी की कंपनी नहीं थी, वो फाइनली बैंक्स थे, वो खुद टेक्नोलॉजी नहीं आता था। सारा डिसरप्शन बाहर से आता था, सब चीज़ें चेंज हो जाती थी, कभी सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता था, कभी ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो जाता था, कभी कुछ चेंज हो जाता था। और इन लोगों के पास जो टीम होती थी, जो इन लोग ट्रेन करके लाते थे, वो हर 3 महीने में ऑब्सोलीट होने लग गए, तो परेशान हो गए। तो फिर इस पीरियड में एक समझौता जैसा हुआ इनफॉर्मल की, भाई जो लोग हम नया टेक्नोलॉजी ला रहे हैं तो नया जो इस टेक्नोलॉजी को हमारे लोगों को ट्रेन करेगा या इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करेगा और हम्म। इसको सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो भी वही लेके आए। तो इस तरह से आप देखें कि जो डेल और एचपी के सर्विसेज के बिजनेस भी बहुत बड़े बन गए, आज भी बहुत बड़े हैं इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। हाँ। तो इस तरह का एक अंडरस्टैंडिंग हुआ कि जो टेक्नोलॉजी डिसरप्ट कर रहा है या टेक्नोलॉजी बना रहा है वही सर्विसेज प्रोवाइड करके एक ब्रिज बने यूजर के बीच में और डिसरप्टर के बीच में। तो इस तरह से जन्म हुआ आईटी सर्विसेज का। पर आईटी सर्विसेज का जन्म जब हुआ तो बिकॉज डिमांड इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी के फायदे पूरी दुनिया में फैल रहे थे, लोगों को समझ में आता। अर्ली लेट 70s या अर्ली 80s की बात पे आप आ गए। 1965 हम्म। में जब चालू हुआ, वहां से 10-12 साल 15 साल ये चला। फिर राइट। अर्ली 80s और या लेट 70s में ऐसा हो गया कि डिस्ट्रप्शन बहुत फास्ट होने लग गए और सबको टेक्नोलॉजी में रिसोर्सेज की बहुत कमी होने लग गई। तो फिर अभी जैसे आज आप रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि जो जिस ब्रांड का आपने सामान खरीदा वही ब्रांड आपका मेंटेनेंस करे, तो यू आर मोर हैप्पी। सेम राइट। चीज वहाँ होने लगा। तो जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाता था लोग चाहते थे कि वही मेंटेनेंस करे। तो जो भी नया सॉफ्टवेयर या नया ऑपरेटिंग सिस्टम या नया लैंग्वेज कुछ भी ला रहा था, पीपल ऑल द यूजर्स वांटेड कि वो पहला मेंटेनेंस जो 5 साल का है वो वही करे। तो पहले 5 साल तो कोई दिक्कत नहीं था, राइट। क्योंकि वो जो प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में जो प्राइस चार्ज करते वो इतनी ज़्यादा होती थी
कि जो बाद में मेंटेनेंस का कम भी मिले तो चलता था, लेकिन कोई भी इस चीज के लिए तैयार नहीं था कि जब मेंटेनेंस का रिन्यूअल आए तो वो करे, क्योंकि राइट। एक्चुअल बिलिंग $150 $125 पर आवर होती थी, और मेंटेनेंस की बिलिंग आप कर करके 25 30 40 डॉलर से ऊपर नहीं हाँ। करती थी। और उस रेट में किसी को मैन पावर मिलता नहीं था वहां पे। तो ये 80s में जब पटनी ब्रदर्स गए यूएस वगैरह, तो उन्होंने देखा कि ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, और उन्होंने आके और कंपनी फ्लोट की। उस कंपनी में से फिर आपके इन्फोसिस के फाउंडर्स काफी सारे निकले, नारायण मूर्ति एंड ओके, ऑल। सो पटनी वाज द फर्स्ट आईटी कंपनी इन इंडिया। It is difficult to say, but mostly, to the best of our knowledge, Patni was the first. Actually, ओके। Patni brothers were the one who identified this as a big opportunity. They came back, and then Narayan Murthy वगैरह बस वहां से 1980s में ये अलग होके फिर they started thinking separately and all. तो ओके। सब उसके पहले टाटा है, इन्फोटेक था जो अभी टीसीएस है, टीसीएस है। वो लेकिन लोकल ज्यादा काम करता था सीएमसी के साथ ओके। में तो। ओके। बट मेनली वो एक गैप था, और उस गैप में सबसे अच्छी बात ये थी कि किसी को प्रॉब्लम नहीं था। इट वाज अ विन विन सिचुएशन, सब खुश थे, क्योंकि जो राइट। डेवलपर हैं उनको तो 100 150 डॉलर पर आवर का काम करना, तो वो काम तो कहीं उनके पास ही रहने वाला था। उनके पास ही और है। उनका जो हेडेक था मास, जो मेंटेनेंस है या इम्प्लीमेंटेशन जिसमें बहुत ज्यादा मैन पावर चाहिए और जो हम्म। मिलते नहीं है, वो काम इंडिया में आउटसोर्स हो रहा था 25 30 डॉलर में, तो वो बहुत खुश थे। इंडिया वाले इसलिए खुश थे, 25 30 डॉलर तो इंडिया इंडिया में के लिए उस बहुत बड़ी अमाउंट है। बहुत बड़ी अमाउंट हो गई थी, और अपने यहाँ इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा टैलेंट पूल था। तो इस Absolutely. तरह से धंधा शुरू होने लगा। इस इकोसिस्टम में सब 15 20 साल तक बहुत खुश थे, बहुत एंजॉय किया। फिर हम्म। Y2K आया 2000। ओके। Y2K जब आया तो लोगों को हकीकत से सामना हुआ कि भाई हमने 15 साल खूब पैसा बनाया है और अनाप शनाप बिलिंग के सब की है, लेकिन जब भी कोई कंसर्न इकोनॉमी रिसेशन या ग्लोबल कोई डिसरप्शन कुछ आएगा, हम्म। तो जो लोग टेक्नोलॉजी पे स्पेंड करें, जो पोर्शन डिस्क्रिशनरी है, यानी कि जो आप पोस्टपोन कर सकते हैं या जो डेवलपमेंट पे न्यू पे है, वो एक बार थम जाता है, लेकिन जो राइट। मेंटेनेंस है वो कभी नहीं रुकता। तो 2000 में ऐसा हुआ कि अगर आप जाके फाइनेंशियल्स देखेंगे, तो जितने भी इनोवेटर्स थे, जैसे एचपी है या डेल है, चाहे आईबीएम है, चाहे एक्सेंचर, इनके रेवेन्यूज जोर से नीचे आए। और इंडियन कंपनीज के रेवेन्यू नीचे आए, बट उतनी जोर से नीचे नहीं आए, देवर स्टिल फ्लैटिश टाइप। तो ओके। लोगों को रियलाइज हुआ कि आउटसोर्सिंग भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हम्म। तो उसके बाद सारे जो ये ग्लोबल कंपनीज है, राइट फ्रॉम कैपजेमिनी, सीएससी, आईबीएम, एचपी, डेल, आप देखो सब बैंगलोर में आके अपने कैप्टिव सेंटर्स, अपने आउटसोर्सिंग सेंटर्स चालू कर दिए, और इनको लगा कि आउटसोर्सिंग भी हमारा पीस डेवलप होना चाहिए। एंड उसके बाद से कंपटीशन थोड़ा बढ़ा, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा थी कि कंपटीशन बढ़ के भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, सबके लिए बिजनेस था। मेन झटका जो इनको लगा वो 2008 में लगा। 2008 में जब लिमन क्राइसिस हुआ, तब एक जो 2000 में जो झटका लगा था, उससे भी बड़ा झटका 2008 में लगा। फिर से जो इनोवेटर्स थे, जो हाई मार्जिन, हाई बिलिंग बिजनेस करते थे, मार्जिन तो बहुत कम होता था इनका, उन लोगों को डिक्लाइन बहुत शार्प हुआ। इंडियन कंपनीज का भी डिक्लाइन हुआ, बट बहुत कम डिक्लाइन हुआ, फास्ट रिकवरी हुआ। राइट। उसके बाद से लोगों को दिमाग में फिट हो गया कि जो बिजनेस मॉडल है सर्विसेज का, इट हैज टू बी अ मिक्स ऑफ आउटसोर्सिंग एंड कंसल्टिंग, इट कैन नॉट बी ओनली कंसल्टिंग। एंड ओके। उसके बाद एक्सेंचर, एचपी, सीएससी सब बहुत एग्रेसिवली इंडिया में अपना आउटसोर्सिंग पीस बिल्ड करने लगे, और इंडियन कंपनीज को भी कंपटीशन आने लगा। इसीलिए अगर आप देखेंगे 2010 के बाद, हालांकि हमने रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छी की है, हम्म। और आज भी हमारा सुप्रीमेसी है इस बिजनेस में, बट उसके बाद हमारा मार्जिन धीरे धीरे नीचे आते गया है। और नीचे इसलिए आया क्योंकि वेज हाइक हर साल 60 70 बेसिस पॉइंट मार्जिन उड़ा देती है। हम्म। सामने थोड़ा डॉलर का बेनिफिट मिलता है, पर कॉस्ट, दूसरे कॉस्ट भी बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, रेंट है, ये वो, तो फिर मार्जिन इंडस्ट्री का धीरे धीरे कम होते गया। मोनोपोली आज भी मेंटेन्ड है। अगर आप ग्लोबल कंटेक्स्ट में देखें, तो टोटल जो आईटी पे स्पेंड होता है सर्विसेज साइड में हम्म। साल का, वो अराउंड $4 ट्रिलियन होता है। लेकिन अगर नेस्कॉम का डेटा देखेंगे आप, तो वो हम्म। 1.4 1.5 ट्रिलियन ही बताती है, बिकॉज 2.5 ट्रिलियन जो है वो इन हाउस आईटी स्पेंड है, उसको गिनते नहीं है आउटसोर्सिंग मार्केट, बिकॉज राइट। वो आउटसोर्स नहीं हुआ। तो आउटसोर्स टोटल अगर आप देखेंगे तो 1.5 ट्रिलियन डॉलर, बट उसमें से बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो नियर शोर, यानी कि उसी जगह पे जिस कंट्री से वहीं वो पे। काम आ रहा है, वहीं पे दूसरे वेंडर को आप दे रहे हो। तो इट इज नॉट रिलेवेंट मार्केट शेयर। सो ग्लोबल सोर्सिंग का जो मार्केट है वो करीब 225 20 25 बिलियन डॉलर का है। और ओके। ग्लोबल सोर्सिंग हर साल 6 5 6% से ग्रो होता है। और और उसमें इंडिया का शेयर कितना है? हाँ, और उसमें इंडिया का शेयर करीब $195 बिलियन है, 195 190। सो वी हैव ऑलमोस्ट 75 80%, मोर देन 80% मार्केट शेयर। एंड एवरी ईयर हमारा 2% 1.5 2% मार्केट शेयर इंक्रीज होता है, क्योंकि जो भी दूसरे डेस्टिनेशन, और ये भी 225 जो है ना, इसमें बीपीओ भी इन्वॉल्व है। तो ओके। बीपीओ में हम लोगों ने एक्चुअली में पिछले 10 साल में बहुत मार्केट शेयर लूज किया है। काफी सारे इवेंट्स हुए, जैसे जो कॉस्ट है वही अनटेनेबल हो गया है, गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशन आए, कुछ एक दो नेगेटिव इवेंट्स हुए कंट्री में,
उसके कारण ऐसा हुआ था कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ता, स्पेशली फीमेल एम्प्लॉयज को, ये वो जो कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, तो मार्जिन ये बढ़ मार्केट गया। शेयर हमने किस कंट्री को लूज किया, फिलीपींस मेक्सिको, वगैरह? फिलीपींस, मेक्सिको एंड इवन इवन टू सम एक्सटेंट रशिया। बट अभी एक अच्छा हो गया है कि लास्ट 1.5-2 साल से सारा जो बीपीओ का स्पेस है उसमें वॉइस बिजनेस खत्म होते जा रहा है, चैटबॉट आ गए हैं, तो चैटबॉट आ फिर गया। वापस से टेक्नोलॉजी साइड मूव हो गया। और जैसे ही टेक्नोलॉजी आता है वहां पे अपन ने अपने से अच्छा एग्जीक्यूशन वर्ल्ड में कोई कर ही नहीं सकता एट दैट प्राइस। सो राइट। अगर आप बीपीओ को निकाल दे तो मेरे ख्याल से हमारा जो मार्केट शेयर है ग्लोबल सोर्सिंग का 95-96% है, और बीपीओ को मिला के भी हम 80 से ऊपर हैं। और इसका पूरा डेटा हमारे पास काफी सारा है पिछले 30 साल का, अगर आप चाहेंगे तो हम दर्शकों के साथ उसको भी शेयर कर सकते हैं। पर हम लोगों का एब्सोल्यूट मोनोपोली, और उसका कारण दो तीन है। ये धंधा बहुत सिंपल है, आपको लोग फ्रेश इंजीनियर्स कॉलेज से उठाने हैं, उनको ट्रेन करना है और उनको डिप्लॉय करना है। जो ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन रिस्क है, यानी कि रिक्रूट करना है लोकल मार्केट से, उसके लिए आपकी ब्रांड चाहिए, रीच चाहिए, लैंग्वेज आना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपके पास ऐसा कैंपस और ट्रेनिंग फैसिलिटी होनी चाहिए जहाँ पे आप जिसको लाए रॉ उनको आप ट्रेन कर सकें, रेडी कर सकें, हर तरह से तैयार कर सकें फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ डिलीवरी। एंड उसके बाद आपकी इतनी ताकत होनी चाहिए कि अगर उनको काम नहीं मिलता 2-4-6 महीना, तो आप उनको बैठ के सैलरी दे सकें। यही बेसिकली बिजनेस मॉडल है। सो आज भी हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो रिक्रूट, ट्रेन एंड डिप्लॉय, ये हमारा बिजनेस है। वी आर नॉट येट बिग इन द इनोवेशन साइड। इनोवेशन आई एम नॉट सेइंग ऑन द टेक्नोलॉजी, आई एम सेइंग इनोवेशन इन द प्रोडक्ट साइड। वो प्रोडक्ट्स। हमारे प्रोडक्ट इनोवेशन में तो बहुत लंबा समय लगता है, गेस्टेशन पीरियड बहुत होता है, रिटर्न्स नेगेटिव होते हैं, राइट ऑफ्स होते हैं, जैसा फार्मा में होता है। इसलिए फार्मा में भी अगर आप देखेंगे तो हम जेनरिक में, ऑल्दो वहाँ हम काफी इनोवेशन वगैरह कंपनी अपने यहाँ से करने लगी है, दे हैव रीच टू द नेक्स्ट लेवल, बट उसके राइट। कारण आप देखेंगे कि स्टॉक्स बहुत जोर से वोलेटिलिटी भी होती है, नीचे भी जाते हैं ऊपर जाते हैं। और आईटी में हम लोग आज भी प्राइमरीली 90-95% बिजनेस अपना जो है वो आर्बिट्राज का है, आदमियों को रिक्रूट करना, ट्रेन करना, डिप्लॉय करना। सो सो थैंक यू सो मच कि इतना डिटेल और डेप्थ में हमने ये बात समझी है। थैंक यू सो मच। ये दिखाता है कि आप, यानी 15 साल आईटी में जो आपने स्पेंड किया है, कितना क्लोजली आपने इसको वॉच किया। दूसरी चीज है कि इंडियन आईटी सर्विसेज, सो लार्जली आपने बोला ये इट इज आर्बिट्राज प्ले, और सर्विसेज साइड भी हम, सर्विसेज साइड में हम लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो आईटी कंपनीज की, इंडियन आईटी कंपनीज का डिमांड, प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट करती है, और ऐसे कौन से, वेदर इट इज ग्लोबल इंडिकेटर्स, मोस्टली ग्लोबली होंगे क्योंकि आउटसोर्स करते हैं, तो कौन से फैक्टर्स है जो आईटी सर्विसेज का डिमांड इम्पैक्ट करती है? तो देखिए, इसमें सबसे सिंपल चीज ये है कि आईटी एज अ सेक्टर, आपको मालूम है ये डिस्रप्शन वाला सेक्टर है, यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी का आना जाना लगा रहता है। हम्म। और डिस्रप्शन साइकिल का भी ऐसा हुआ है कि पहले जो डिस्रप्शन होते थे वो 10-12 साल में एक बार होते थे, जैसे मेन फ्रेम से विंडोज में आया, विंडोज से फिर नेक्स्ट जो डिस्रप्शन आया वो इंफ्रा मैनेजमेंट साइड में आया, उसके बाद क्लाउड में आया, फिर डिजिटल में आया, फिर अभी एआई एंड इसमें मशीन लर्निंग में आ रहा है। तो सिर्फ फर्क क्या पड़ा है कि पहले 15 साल या 12 साल में एक डिसरप्शन होता था, अभी वो डिसरप्शन का साइकिल 5-6 साल हो गया है। और डिसरप्शन का ये, और मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में ये 2-3 साल पे डिसरप्शन होने लग जाएगा। अब डिसरप्शन में जो इम्पैक्ट होता है वो अलग अलग कैटेगरी की कंपनियों को अलग अलग तरह से होता है। लार्ज कंपनी एक बकेट में रख दीजिए, मिड कंपनी एक बकेट में रख दीजिए, स्मॉल कंपनी एक बकेट में रख दीजिए। तो जब भी डिसरप्शन का एडवेंट होता है, यानी कि डिसरप्शन जस्ट चालू हुआ है, नई टेक्नोलॉजी आई है, तो क्लाइंट किस तरह से सोचता है? क्लाइंट इस तरह से सोचता है कि भाई मेरा तो जो बजट है, उस बजट में मैं साल का 2 या 3%, 4% से ज्यादा इंक्रीज मिलता नहीं है, क्योंकि उतना ही बजट इंक्रीज होता है, बट साइजेस आर बिग, सो वो भी बहुत बड़ा होता है। तो हम्म। हमको अगर 2-3% ही मिलना है, तो मुझे वो 2-3% कोशिश करके नई टेक्नोलॉजी के टेस्टिंग के लिए रखना, रहता देन पुरानी टेक्नोलॉजी में और डालने के लिए। तो राइट। उसका पूरा इंटेंशन हो जाता है कि नई टेक्नोलॉजी में एलोकेशन करना है, टेस्ट तो करके रखना है कि ये सक्सेसफुल है नहीं है, और हमको एटलीस्ट वी शुड बी रेडी टू फॉर द न्यू टेक्नोलॉजी। तो राइट। सबसे पहला जो लार्ज कंपनी जो इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी टीम लेके बैठी है, उनको ये प्रॉब्लम आता है कि उनका रेवेन्यू ग्रोथ एक बार रुक जाता है, बिकॉज हम्म। क्लाइंट अगर पैसा इंक्रीज नहीं करेगा एलोकेशन, तो उनको मार्केट शेयर के अलावा दूसरा कोई गेन, मार्केट शेयर गेन इतना ज्यादा नहीं हो सकता। हम्म। तो उनकी ग्रोथ अगर समझो आप 10-12% पे, तो 5-6 पे आ जाती है। हम्म। अब उनके लिए चैलेंज ये है कि उनको नई टेक्नोलॉजी में अपने वर्कफोर्स को ट्रेन करना, ताकि वो क्लाइंट का नया टेक्नोलॉजी में, अब नया टेक्नोलॉजी जो है जिसमें क्लाइंट पायलट कर रहा है, उसके हम्म। दो आउटकम हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव आउटकम हुआ तो चलो वो टेक्नोलॉजी 1-1.5 साल 2 साल डिसरप्ट करके सब खत्म हो जाते हैं अपने आप, तो फिर पुरानी तरह से हम वापस आ जाते हैं। पर राइट। जनरली पिछले 10-12 साल 15 साल से हमने देखा कि जो पायलट होता है नई टेक्नोलॉजी, जनरली फेल नहीं हो रहा है। तो आफ्टर अ सर्टेन ट्रैक रिकॉर्ड ओनली, बिकॉज ऑल डिसरप्शन नाउ आर कमिंग फ्रॉम द big 5-6 companies in the US,
अर्लियर इट वाज कमिंग फ्रॉम स्मॉल कंपनीज। तो स्मॉल कंपनी से जब आता था तो द अमाउंट ऑफ डिसरप्शन विच वाज कमिंग वाज हाई एंड द सक्सेस रेट वाज वेरी लो। नाउ द अमाउंट ऑफ डिसरप्शन विच इज कमिंग इज वेरी लेस बट द सक्सेस रेट इज वेरी हाई। तो राइट। इसलिए अभी वो यस ही होता है मोस्टली कि डिसरप्शन आया तो इट विल बी एक्सेप्टेड। तो ओके। जैसे ही आता है तो उसको अपने लोगों को ट्रेन भी करना है और अपना रेवेन्यू ग्रोथ भी करना है। रेवेन्यू ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा हो नहीं सकता बिकॉज क्लाइंट ने एलोकेशन नहीं देना है उनको। तो रेवेन्यू ग्रोथ जो 10-12% का वो 5-6 पे आ गया समझ लीजिए। और मार्जिन आपका इसलिए हिट हो जाता है क्योंकि जो आपको ग्रोथ नहीं है तो एक तो ऑपरेटिंग लिवरेज आपका थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। दूसरा आपको नई टेक्नोलॉजी में अपनी एग्जिस्टिंग टीम को ट्रेन करना है तो उसको ट्रेन करने के लिए आपको सैटरडे संडे ऑफिस बुलाना, देयर आर लॉट ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड टू इट। थर्ड, आपको उस नई टेक्नोलॉजी के लिए जो ट्रेनर्स लाने हैं वो ऑलरेडी स्केर्स रहते हैं, बहुत महंगे होते हैं, उनको लाके आपको अपनी टीम को भी ट्रेन करना है। तो आपका 5-6 क्वार्टर इस पीरियड में जाता है। इस 5-6 क्वार्टर में क्या होता है कि आपका क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ भी नहीं और मार्जिन में भी थोड़ा हिट है, आपका स्टॉक जोर से नीचे आ जाता है, आप 30-40% का करेक्शन हो जाता है। तो राइट। ये फर्स्ट फेज ऑफ जो डिसरप्शन होता है उसमें लार्ज कैप को सबसे ज्यादा मार पड़ती है। ओके। बट इस पीरियड में मिड कैप और स्मॉल कैप को बहुत बेनिफिट होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि मिड कैप को जो पायलट के लिए जो एलोकेशन बजट का रखा है क्लाइंट हम्म। ने, वो वहीं पे कोई स्टार्टअप को सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में किसी स्टार्टअप को देता है, लेकिन उस स्टार्टअप के पास भी मैन पावर वहाँ अवेलेबल नहीं है, उसके पास एक्सपर्ट्स हैं। तो नीचे काम करने के लिए जो 20-50-100 लोग चाहिए वो फिर से आके इंडिया में लेते हैं। तो वो किससे लेते हैं? वो छोटे मिड साइज या स्मॉल साइज कंपनी के साथ लेते हैं। ये लोग इसलिए करना चाहते हैं, एक तो इनको हायर बिलिंग का बिजनेस मिल जाता है, दूसरा इनको सीखने को मिलता है। तो राइट। इनका जो इनिशियल जब डिसरप्शन होता है, जब लार्ज कैप को बहुत पेन होता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और मार्जिन, उस टाइम मिड कैप जनरली बेटर ऑफ होते हैं क्योंकि इनको हायर बिलिंग का रेवेन्यू वाला बिजनेस मिलता है, मार्जिन भी ठीक ठाक होता है और इनको सीखने को भी मिलता है। राइट। पर जब 4-5-6 क्वार्टर निकल जाते हैं तब इनके ऊपर हिट ये आता है कि अगर वो टेक्नोलॉजी प्रूवन है या पॉजिटिवली चली जाती है तो क्लाइंट वापस जाके अपने लार्ज वेंडर्स के पास बिजनेस बड़े डील उनको ही देता है। तो फिर वो 5-6 क्वार्टर का जो पेन लार्ज वेंडर का है इनिशियल, वो खत्म होकर उनका ग्रोथ और मार्जिन आ जाता है वापस। और वो बिकॉज इन लोगों का रेवेन्यू हिट आता है मिड कैप और स्मॉल कैप का, बिकॉज वो पायलट्स जो थे वो खत्म हो गए हैं हम्म। और इनका मैन पावर जो इन्होंने ले लिया बहुत एक्सपेंसिव ले लिया, तो इनकी मार्जिन हिट बहुत जोर से आती है। ओके। तो सेकेंड फेज में मिड कैप को हिट होता है नेगेटिव और लार्ज कैप लार्ज कैप्स रिकवरी पे बेटर कर। थोड़ा रिकवरी हो जाता है। ओके। और फिर एक थर्ड फेज आता है जिसमें दोनों बहुत अच्छा करते हैं। तो अगर ये साइकिल आप देखेंगे 4 साल की है तो पहले 5-6 क्वार्टर लार्ज कैप को तकलीफ होता है, उस पीरियड में मिड कैप्स ओके ओके करता है क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ आते रहती है, मार्जिन ठीक ठाक रहता है। हम्म। उसका 2 क्वार्टर ऐसा रहता है जब मिड कैप को बहुत पेन होता है और लार्ज कैप ठीक कर रहा होता है, और फिर लास्ट के 6-8 क्वार्टर ऐसे होते हैं जिसमें दोनों बहुत अच्छा करते हैं। ये ओके। टिपिकल 5 साल 4-5 साल का साइकिल चलता है इंडस्ट्री का। और ये जब भी डिस्ट्रप्शन आता है ये कॉमन थीम है। ओके। सो इसी साइकिल को पकड़ते हुए अगर मैं इसे सही समझूं तो 2020 और 21 इंडियन आईटी कंपनीज के लिए काफी अच्छे साल रहे। 22 थोड़ा खराब साल रहा एंड रिटर्न्स वर नेगेटिव। 23 एटलीस्ट स्टॉक प्राइस को अगर मैं देखता हूँ तो आईटी वाज एट द बॉटम ऑफ द टेबल कंपेयर टू मैनी अदर सेक्टर्स। और अभी अगेन रिजल्ट सीजन है, जहाँ तक मैं देखता हूँ रिजल्ट्स काफी अच्छे नहीं आ रहे, एक्सपेक्टेशंस भी लो ही थी, लेकिन रिजल्ट्स नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इज नॉट कमिंग। सो अभी हम किस साइकिल में, और इस साइकिल में हमने देखा है कि मिड कैप्स ने काफी अच्छा किया है कंपेयर टू लार्ज कैप्स। सो हम किस साइकिल में हैं? आर वी गेटिंग इनटू दैट लास्ट फेज ऑफ साइकिल जहाँ पे मिड कैप लार्ज कैप दोनों अच्छा करेंगे, या मिड ऑफ द साइकिल है? कौन से स्टेज में है हम? सो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हुआ, कोविड ने सब चीजों को चेंज कर दिया। राइट। 2015 में डिजिटल का साइकिल का एडवेंट था इन रियल टर्म्स फॉर इंडियन आईटी। तो 2000 अगर आप देखेंगे 16-17 लार्ज कैप के लिए बहुत खराब गया, 18 में चीजें ठीक होने लगी, 19 में थोड़ा बेटर होने लगा, हम्म। और 20 आते आते बिकॉज कोविड अगर हिट नहीं होता तो हाँ। हम बहुत अच्छा करते थे। अगर आप देखेंगे इन्फोसिस का या एचसीएल सबका गाइडेंस डबल डिजिट में था 2020 में। ओके। बट नवंबर 2020 में कोविड ने आके अपने को हिट किया, यस। चालू किया, उसके कारण चीजें सब डिसरप्ट हो गई। तो वो साइकिल डिजिटल का था, उसको कोविड के कारण नुकसान हुआ और बाद में जब लोगों को रियलाइज हुआ 6 महीने बाद कि नहीं टेक्नोलॉजी के बिना तो हम काम नहीं कर सकते, तो एक दूसरी साइकिल बीच में घुस गई विच वॉज नॉट नॉर्मल टेक्नोलॉजी साइकिल, इट वॉज द कोविड साइकिल। सो कोविड में क्या, वर्क फ्रॉम होम के कारण बहुत सारी टेक्नोलॉजी, सबको घर से काम करना था, तो हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो टेक्नोलॉजी का है, बहुत हार्ड एसेट्स एंड सॉफ्ट एसेट दोनों की डिमांड थ्रू द रूफ हो गई। तो उसके कारण अचानक से एक साइकिल आया, वो साइकिल उस समय रहा। वो साइकिल ने 6-8 क्वार्टर बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाए, जैसा आपने कहा 2023 आते आते फिर वो साइकिल इवोपरेट हो गई, खत्म हो गया।
इस साइकिल में अंडर करंट डिजिटल का भी था। तो जो डिजिटल साइकिल के अच्छे टाइम थे वो प्लस कोविड का टेम्पररी साइकिल दोनों क्लब होके बहुत अच्छा साइकिल बना 2022 का। हम्म। फिर 23 में नई टेक्नोलॉजी का एडवेंट हुआ विच इज एआई, मशीन लर्निंग एंड ऑल, जिसका राइट। नुकसान खामियाजा लार्ज कैप को होना चाहिए और वो हो रहा है। राइट। प्लस जो सडनली इतना ज्यादा डिमांड, सडन डिमांड, बजट स्पेंड एलोकेशन जो 22 में हुआ, तो एक कूल ऑफ उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, सो 23 में डबल वैमी हुआ, कूल ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट प्लस जो न्यू साइकिल का डिसरप्शन है वो। डिसरप्शन। मुझे लगता है कि नाउ न्यू साइकिल का जो लार्ज कैप का पेन है वो अगले 1-2 क्वार्टर में खत्म होना चाहिए। ओके। एंड हो सकता है कि उसी पीरियड में मिड कैप का पेन थोड़ा चालू हो सकता है। ओके। एंड उसके बाद मुझे लगता है अपन अगर आज यहाँ से 2-3 क्वार्टर के बाद देखें, यानी कि आई थिंक थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के बाद, यू विल अगेन सी अ 8-10 क्वार्टर ऑफ साइकिल वेयर दिस बोथ मिड कैप एंड लार्ज कैप विल डू वेरी वेल। ओके। एंड नाउ वेरी वेल से मीनिंग ये है कि अब लार्ज कैप में अपना साइज ऐसा हो गया है कि अगर ग्लोबल सोर्सिंग आउटसोर्सिंग itself is growing at 4-5 and we are gaining market share also, then also we can grow only 10-12%. So large cap को आप ये मान के चलिए कि at a steady state don't expect more than 10-12% revenue growth and similar kind of profit growth, because जो हमको बेनिफिट करेंसी का मिलता है उतना वेज हाइक में चला जाता है। राइट। तो अगर लार्ज कैप उससे ज्यादा ग्रो कर लेता है 1 साल में, तो आप ये मान के चलिए कि अगले साल उतना कूल ऑफ होने वाला है। मिड कैप जो है वहां पे थोड़ा बेनिफिट ज्यादा है, क्योंकि मिड कैप का हम लोगों का जो नंबर ऑफ प्लेयर्स 5-7 अभी ऐड हुए हैं, जो मुझे लगता है कि आज हम जिसको मिड कैप बोल रहे हैं, वेदर इट इज एलटीआई, परसिस्टेंट, माइंडट्री, sorry, now LTI Mindtree is one, Persistent or even KPIT, Coforge, any of these players, LTTS, आज हम जिनको मिड कैप बोल रहे हैं, अगर आप 10 साल पहले जाके देखें तो इनको हम लार्ज कैप बोलते थे इन टर्म्स ऑफ साइज, बिकॉज इन्फी वगैरह की साइज इतनी थी जितनी आज इनकी है। ओके। ओके। राइट। तो तो ऑन अ अभी रिलेटिव बेसिस वो भी काफी लार्ज थे ये सब। हाँ, अभी वो बहुत लार्ज हो गए, इसलिए अभी हम इनको मिड कैप बोल रहे हैं, बट दीज आर गुड साइज। एंड ये साइज बहुत स्वीट स्पॉट होता है। इस ओके। साइज में क्या होता है कि आप नई डील्स, आप यू बिकम एलिजिबल फॉर ऑल ऑल डील्स इन द वर्ल्ड। एक बार आपका $1 बिलियन के आसपास रेवेन्यू हो गया, तो आप जिस मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो वो मार्केट ही एक्सपैंड हो जाता है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी तक जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमारी लार्ज कैप, हमारा जो आईटी सेक्टर है, ग्लोबल सोर्सिंग भले 5-6% ग्रो होता है, हम 8-10% ग्रो हो जाते हैं, बिकॉज हम मार्केट शेयर हर साल 1.5-2% गेन करते हैं। तो अभी जो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, जब ये कंपनियां $1 बिलियन की होगी, तो अपना मार्केट शेयर गेन और फास्ट हो जाता है। और फास्ट। These companies will be disproportionately benefiting from it, but at the same time, the multiples at which they are trading are also very high. So I राइट। am not very excited about the mid cap space right now. I think there is one more quarter and before you get reasonable price for them, and राइट। then you should look at them. But from a 10-year perspective from today, I think the large caps will be giving you maybe much lesser return than the mid caps, good quality mid cap. But in mid cap, you have to be very careful that you don't buy them at the top. We are not close, we are not, I will say, we are more closer to top than closer to bottom ओके। in mid caps. But in ओके। large cap, we are closer to bottom. इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। दूसरा एक काफी बार हम सुनते हैं कि यूएस में जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स है, अ, जैसे आपने बोला कि 2021 में काफी स्पेंडिंग फ्रंट लोड हो गया था काफी कंपनीज का, और उसके बाद 22 में थोड़ा कम हुआ, एंड 23 बिकॉज ऑफ दैट वी सॉ। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज यूएस इकोनॉमी एंड यूएस इकोनॉमी डूइंग वेल फॉर आवर इंडियन आईटी कंपनीज? तो सही, हमारा मार्केट तो यूरोप और यूएस ही है प्राइमरीली, तो वहाँ यस। पे अच्छा होता तो हमको बहुत अच्छा होता ही है, इसमें कोई हम मना नहीं कर सकते। हम्म। लेकिन एक चीज जो है कि जो इंडिया में पैनिक होता है कि यूएस में थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम आ गया तो हमको बहुत प्रॉब्लम आ गया, दैट पैनिक इज ऑल्सो नॉट जस्टिफाइड इन द सेंस दैट अगर आप देखेंगे हम सबसे सस्ते में एग्जीक्यूशन करते हैं, बिकॉज राइट। वी आर आउटसोर्सिंग। तो हम जो काम $25 में कर रहे हैं, वो अगर आप वहाँ कराओगे तो $100 में। तो मैंने ऐसा देखा है बेस्ड ऑन डेटा इन पास्ट कि जब भी कोई बड़ा फाइनेंशियल शॉक आता है, जैसा लेमन क्राइसिस हुआ या कुछ, जब सब कुछ स्टेलमेट पे चला जाता है या डिसीजन मेकिंग स्टॉप हो जाता है, देन ऑब्वियसली वो सबके लिए होता है, तो हमको भी नुकसान बहुत होता है। राइट। लेकिन जब डिसीजन मेकिंग चालू होता है तो सबसे पहले हमको ही मिलता है, क्योंकि हम सबसे सस्ता एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब भी जहाँ भी कॉस्ट सेविंग करना है या जहाँ पे भी फास्ट एग्जीक्यूशन करना है, वहाँ पे हम ही प्रायोरिटी में आते हैं। इसका कोई तोड़ दूसरे के पास नहीं है। चाइना ने बहुत कोशिश की थी 2002 से 2007-8 तक इस स्पेस में घुसने की, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिलायबिलिटी ऑन व्हाट दे डू एंड द डेटा सिक्रेसी एंड ऑल दोस थिंग्स, उसके लिए उन लोग इसमें कभी घुस नहीं पाए। दूसरी बात, अब तो उनका वेज भी इतना ज्यादा हो गया है कि now तो they are not able to compete also with us in terms of execution and
कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन। राइट। बट अनदर इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो जब यूरोप की वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस का पीरियड चल रहा था तब भी आउटसोर्सिंग यूरोप से सबसे ज्यादा हुआ है। तो इट ऑल्सो सेज दैट आउटसोर्सिंग इज एक्चुअली कॉन्ट्रा ऑल्सो, because it is the cheapest way of executing. So whenever there is a stress on your P&L as a country or as a economy, then you want to reduce cost or cut cost, तो आप उसको आउटसोर्स करते हैं। ये कौन सा पीरियड था यूरोप? आप देखिए अराउंड अगर आप देखेंगे 2012 से लेकर 2017 तक सबसे राइट। ज्यादा यूरोप का और यूके का आउटसोर्सिंग इज मोर देन यूएस ओके। इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। ओके। ओके। इंटरेस्टिंग। ना, अर्निंग्स पे आते हैं। हालांकि आपने कुछ टच अपॉन किया है अर्निंग्स पे, लेकिन पिछले 3-4 क्वार्टर्स के डेफिनेटली अर्निंग्स खराब है। क्या कारण रहे हैं स्पेसिफिकली? और आगे जाकर अगले 2-3 क्वार्टर्स में, या कब आपको लगता है कि अर्निंग्स रिवाइव होंगी? अर्निंग्स खराब होने के सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आप देखेंगे लास्ट 1-1.5 साल से जब से इंटरेस्ट रेट साइकिल हम्म। हाइक पे चल रही है यूएस में, तब से एक वहां पे एक भय है, डर है कि आगे ऐसा ना हो जाए कि हम अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट दें, क्योंकि आउटसोर्सिंग के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स होते हैं, 3 साल 5 साल ऐसा। तो लोगों को एक डर था कि हम ऐसा जो जो चीज हमारा काम रुका हुआ है, यानी कि जो मेंटेनेंस साइड है, इंटीग्रेशन है, वो तो उन लोगों ने चालू रखा है, कि जो राइट। नया काम देना चाहते हैं उसमें हमेशा उस डर के कारण स्टेलमेंट है। तो दिस सिचुएशन इज वर्स्ट, कि मतलब ये ऐसा हो गया कि शेर आएगा 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 और जब तक वो नहीं आता है या वो एक कंक्लूजन नहीं होता, तो हम लोग पिछले 1.5 साल में उस कारण में अटके हुए हैं। जबकि आप देखो जिस जिस इकोनॉमी में एक्चुअली में डर है, जहाँ पे रिसेशन आना चाहिए था या कुछ होना चाहिए था, उस इकोनॉमी के टेक स्टॉक्स आर डूइंग फिनोमिनली वेल। लास्ट 1 साल में माइक्रोसॉफ्ट 67% ऊपर है। आप नेटफ्लिक्स देखो, उसका रिटर्न देखो, मेटा इज अप 3 टाइम्स। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इतना आउटसाइज रिटर्न दिया, नैस्डैक इंडेक्स इटसेल्फ इज अप 60%। एब्सोल्युटली। सो जहाँ पे प्रॉब्लम्स है वहां तो सब अच्छा हो रहा है। हम तो सेकंड डेरिवेटिव में फिर भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम, बिकॉज डिसीजन मेकिंग इज ऑन स्टेलमेंट। सो दैट इज व्हाट आई थिंक हैज बीन द प्रॉब्लम, एंड दैट प्रॉब्लम हिट्स लार्ज नेम्स मोर इन अ बिगर वे, बिकॉज हम्म। जो मिड साइज और स्मॉल साइज उनके प्रोजेक्ट भी छोटे हैं, तो उनमें फिर भी डिसीजन हो जाता है, लोग रिस्क ले लेते हैं कि राइट। चलो ठीक है, मतलब इतना छोटा प्रोजेक्ट है, क्या रिस्क है। 2 4 5 मिलियन वाले 10 मिलियन कैटेगरी में रिस्क नहीं आता, लेकिन जैसे 100 200 500 मिलियन का एग्जीक्यूशन है वहां पे स्टेलमेट हो जाता है। मुझे लगता है वी आर सफरिंग फ्रॉम दैट, एज आई सेड, कि अगले 1-2 क्वार्टर में मुझे लगता है कि एक कंक्लूसिव वो निकलेगा कि चलो इकोनॉमी का लैंडिंग भी, अगर रिसेशन भी है तो इट विल बी अ सॉफ्ट लैंडिंग और समथिंग। सो दैट क्लैरिटी वंस इमर्जेस, आई थिंक द डिस्क्रिशनरी स्पेंड विल कम बैक एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर लार्ज कैप। लार्ज कैप फ्रॉम वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव आर क्लोज टू बॉटम। The only thing is they have to get some growth back. So that is secondly, last 1 साल में एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी हुआ, you have to remember that इंडियन रुपी इज द सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी। सो जो हमको बेनिफिट मिलता था थोड़ा रुपी डेप्रिसिएशन का, वो भी नहीं मिला है। मैं उस पे यहाँ आने वाला था कि रुपी डिप्रिसिएशन और अप्रिसिएशन ये कितना अपना कंट्रीब्यूशन रखता है ओवरऑल अर्निंग्स में, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में? सिर्फ नियर टर्म में तो कोई इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें सिर्फ लाइन आइटम का इम्पैक्ट होता है, यानी कि रेवेन्यू, आप अगर समझ लीजिए रुपी डिप्रिशिएट हो जाता है और आपका डॉलर में आ रहा है, तो आप कन्वर्ट करके तो आपका रुपये में एक ऑप्टिकली हायर रेवेन्यू दिखेगा आईएनआर में, हम्म। मार्जिन भी आईएनआर में हायर दिखेगी एबिटा लेवल पे, पर नीचे आके पैट बराबर हो जाता है, क्योंकि उतना आपको अदर इनकम में लॉस आ जाएगा अगर आपने हेज किया है। ओके। पर मीडियम से लॉन्ग टर्म में ये होता है कि क्योंकि आप हेज हमेशा मैक्सिमम 3 to 6 मंथ्स ही करते हैं, तो उसके बाद वाला जो अगर हेज आप कर भी रहे हो, रोलिंग हेज भी है, तो हम्म। वो हायर रेट पे हो रहा है, तो नेचुरली आपको बेनिफिट मिलता है प्रॉफिट और लॉस। ओके। ओके। तो 1 रुपी का जो बेनिफिट है, मोटा मोटा आप गिन लीजिए 20-25 बेसिस पॉइंट का बेनिफिट। अगर रुपी 1 रुपये से डिप्रिशिएट होता है तो वी गेट 20-25 बेसिस पॉइंट इंप्रूवमेंट इन मार्जिन। तो बेसिकली 20-25% मार्जिन इंप्रूवमेंट मिला, तो लार्ज कैप में आप समझो 1 रुपी का बेनिफिट इज ईपीएस में विल बी 1%। राइट। राइट। संदीप, क्योंकि आपने ग्लोबल आईटी स्पेस भी बहुत क्लोजली देखा है, आपने काम भी किया उस ग्लोबल आईटी में, सो एक सवाल ज़रूर है सभी के लिए, और हमारा एक फंड भी है विच इन्वेस्ट इन टेक स्टॉक्स, स्पेशली यूएस टेक स्टॉक्स। और जो मैग्निफिसेंट 7 की जो रैली आपने भी अभी बताया, सो आपकी क्या राय है, ये मैग्निफिसेंट 7 क्यों भाग रहे हैं? और ओवरऑल टेक्नोलॉजी एज अ स्पेस विच इज, आपने जैसे बताया कि यूएस इज नोन फॉर इनोवेशन, वी आर इनटू स्टिल सर्विसेज,
तो ये जो टेक स्टॉक्स भाग रहे, वेदर इट इज एनवीडिया, वेदर इट इज माइक्रोसॉफ्ट एंड एनी अदर स्टॉक, आपकी क्या राय है इस पे? See, very simply, if I have to put it, अगर आप देखो what technology has done, अगर आप आज से 50 साल 100 का भी इतिहास देखेंगे, तो जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो सबसे ज्यादा लोग ये बोलने लगते हैं कि इससे जॉब चले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और थोड़ा एम्पिरिकल डेटा भी अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली मिल जाता है। राइट, अभी भी लोग, हर रोज मैं इकोनॉमिक टाइम्स खोलता हूँ तो देखता हूँ 50,000 लोग कम रिक्रूट हुए या ऐसा हुआ। बट दी सो लोगों को लगता है यही सच है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी बाय नेचर इज ए इनेबलर। तो टेक्नोलॉजी कैन ओनली इम्प्रूव योर एक्सपीरियंस, इट कैनॉट रिड्यूस योर कॉस्ट। राइट, राइट। आप फोन देखिए, पहले आज से 20 साल 15 साल पहले फोन जो आते थे 5,000 10,000 15,000 20,000 के फोन, आज 2 लाख रुपए का फोन आ रहा है। राइट, तो कॉस्ट तो कम नहीं हुआ है, पर एक्सपीरियंस बेटर हो गया। उस टाइम आप फोन से जो चीजें कर सकते थे उससे आज बहुत ज्यादा चीजें कर पा रहे हैं और बहुत बेटर कर पा रहे हैं। राइट। दैट इज अ वेरी बिग डिफरेंस, राइट। तो टेक्नोलॉजी इज ए इनेबलर, इट improves your efficiency, it improves your experience, but it cannot be a cost reduction tool. It is only transformation of cost from one department to another. So for example, अगर नया टेक्नोलॉजी आता है तो कॉस्ट तो एक्चुअली बढ़ता है, राइट। पर शायद जो पुरानी टेक्नोलॉजी उसको रिप्लेस कर देता है। तो उसमें क्या होता है, जिन लोगों ने अपने आप को नई टेक्नोलॉजी में अडॉप्ट नहीं किया वो आउट ऑफ बिजनेस हो जाते हैं, और वो बिजनेस दूसरों के पास चला जाता है। और सच्चाई ये है कि हम जिस बिजनेस में है, या फिर अब तो मैं हम में एक्सेंचर को भी गिनने लगा हूँ और दूसरी सर्विसेज कंपनी, हम एक्चुअली में हमारा रोल है, अगर मैं बहुत वाइल्ड लाइफ का शौकीन हूँ, तो अगर मैं आपको थोड़ा उस एंगल से समझाना चाहूँ, तो जो इनोवेटर्स होते हैं वो टाइगर होते हैं। उनको सुबह उठ के शिकार करना है, तो शिकार करके नया जानवर पकड़ेंगे तो ही वो खाएंगे, पेट भरेगा, सोएंगे। और जो जो हाइनाज होते हैं या वल्चर्स होते हैं, वो तो छोड़ा हुआ शिकार है, उसमें से मांस चुन चुन के खाते हैं। तो उनकी जिंदगी में सुबह उठ के ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मेरे को उठ के, और उनको तो ये पता है कि हमारा काम सेकंड हाफ में चालू होगा, फर्स्ट हाफ में टाइगर किसी को मारेगा, जो जूठा बचेगा वो मुझे जाके खाना है, तो वो निश्चिंत है। तो राइट, सर्विसेज वाले जो होते हैं ना, वो एक प्रोडक्ट जो बनता है, आज आपने एप्पल का फोन खरीदा, आपने पैसा दिया, प्रोडक्ट लिया, खत्म, एप्पल के लिए सेल्स खत्म हो गई। राइट। लेकिन उस एप्पल का जो आपने प्रोडक्ट लिया उसमें क्लाउड स्टोरेज सर्विस, एप्लीकेशन, बैटरी, मतलब 3 4 5 साल तक वो प्रोडक्ट आप वापरने वाले हो। 5 साल में आप कोई ना कोई रीजन से उसमें कुछ ना कुछ खर्चा करते रहते हैं, राइट, राइट। राइट। तो सर्विस वाले के लिए तो बिजनेस 5 साल है, और प्रोडक्ट वाले के लिए बिजनेस 1 साल है। तो वो हर साल नया कुछ ना कुछ करेंगे, हर 2 साल। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, पहले 10 12 साल एक टेक्नोलॉजी साइकिल को वो लोग पूरा जूस निकालते थे, Yeah. फिर कंपटीशन बढ़ने के कारण वो साइकिल्स छोटी होती जा रही है और आगे जाके 2 3 साल के हो जाएंगे। तो जैसे जैसे डिस्रप्शन होगा टेक्नोलॉजी साइकिल जितनी फास्ट होगी, उतना मिलेनियम 7 है, मिलेनियम 10 भी हो जाएंगे, 15 भी हो जाएंगे, धीरे धीरे वो बढ़ते रहने वाला है। अभी जो सबसे बड़ा जो रीजन है जो आप देख रहे हो, एनवीडिया का भी मैंने भी बताया, आपने भी बोला, अभी हम लोग बात कर रहे हैं एआई की, राइट। राइट। एआई मतलब आप बेसिकली क्या है कि जो भी इंसान सोच सकता है आप उसको कोड कर रहे हो। बाय द वे, सबसे वन वी वर द वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टार्टअप इन एआई। सो 2008 में हमारी कंपनी थी जो एआई में थी, एंड हमने बहुत काम किया एआई में। मेरे खुद का वेंचर था, बट बिकॉज ऑफ लिमन क्राइसिस आई वेंट, वी हैव टू क्लोज इट, वी वेंट बैंकरप्ट, एंड देन आई केम टू द जॉब in stock market. That is the way I transitioned. So earlier I was running a tech company which was in technology disruption, primarily in AI and machine learning. This is way back in 2008. So in technology, what happens if you are early also, you get disrupted. Yes, So too you become early. bankrupt. Yes, yes. तो हमारा वो दुर्भाग्य था। बट कमिंग टू द पॉइंट, सो मैंने बहुत क्लोजली एआई और मशीन लर्निंग पे काम किया है। मेरा ये मानना है कि आज के दिन जो हो रहा है, बेसिकली एआई क्या है कि जो इंसान सोच सकता है वो सारे पैरामीटर्स को, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आप कोड करते हो। तो जो इनपुट आउटपुट रेशियो है, वो दिन पे दिन अगर आप देखेंगे तो वो बहुत स्क्यूड होते जा रहे हैं। यानी कि आपको जो इनपुट, जो डेटा अंदर जा रहा है और जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो बहुत कम होते जाएगा, और ये आगे बढ़ के और इन्फॉर्मेशन जो आउटपुट निकलेगा कम परसेंट, एज ए परसेंटेज कम होते जाएगा। कम होती है। So you will need more and more efficient processing units to get the same kind of information. तो इसीलिए कंप्यूटिंग कैपेसिटी तो बढ़नी पड़ेगी, यानी कि आपका चिप्स का जो एनवीडिया बनाता है कंप्यूटिंग पावर, वो बढ़ते जाने वाला है, उसका रिक्वायरमेंट बढ़ते जाने वाला है। और उस चिप को अगर रन करना है तो पूरा जो सेटअप है उसके लिए सॉफ्टवेयर भी चाहिए, उसके लिए केबल्स भी चाहिए, हार्डवेयर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। सारे जो मिलेनियम 7 है कहीं ना कहीं इस तरह से रिलेटेड है, क्योंकि आप डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है तो भी इनडायरेक्टली फेसबुक का ही डेटा है, उसको और रिफाइन करना पड़ेगा, मतलब मेटा का या फिर ट्विटर का, सब कुछ का। तो ये कॉम्बिनेशन, तो पूरा इकोसिस्टम चलता है। तो एनवीडिया वाज द फर्स्ट टू डू वेल। आपने देखा किस टाइप का रिटर्न दिया स्टॉक ने पिछले 1 1.5 साल में। उसके बाद ये मिलेनियम 7 सारे चले हैं, बिकॉज इनका इकोसिस्टम भी रिलेटेड है। मुझे लगता है कि एक जो चीज दुनिया इग्नोर कर रही है अभी, मुझे लगता है दैट इज पावर।
बिकॉज सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे, ये हम्म। अगर कंप्यूट करना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव चिप्स है, वो आप इंडिया में रह के शायद नहीं खेल सकते, आपकी फंड ले सकती है एनवीडिया का स्टॉक। राइट। दूसरा है मिलेनियम 7 जो इस इकोसिस्टम को यूज एड करते करता है। लेकिन थर्ड डेरिवेटिव अगर आप देखेंगे तो पावर है। तो पावर अक्रॉस द वर्ल्ड, डिमांड फॉर पावर हैज टू गो अप फिनोमिनली, बिकॉज इसको कंप्यूट करने के लिए तो पावर उतना ज्यादा चाहिए ना। राइट। तो पावर, पूरा जो पावर का चेन है दैट इज स्टिल नॉट प्लेड। अभी तो लोगों को पावर जो स्टॉक्स भी चल रहे हैं इकोसिस्टम, दैट इज फॉर नेचुरल डिमांड ऑफ इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग शॉर्टेज। बट हम्म। एक समय आएगा 2-3 साल बाद जब ये शॉर्टेज और एक्यूट हो जाएगी, जैसे जैसे आप मशीन लर्निंग को ज्यादा अडॉप्ट करते जाओगे, जैसे हम्म। जैसे एआई ज्यादा आएगा, वैसे पावर की डिमांड मेरे हिसाब से विच पीपल आर नॉट स्टिल रीडिंग इनटू इट। इंटरेस्टिंग। सो पावर is one sector we should look at. होल चेन ऑफ, आई थिंक ऑल द एंसिलरीज इन पावर ऑल्सो। ना दूसरी एक बात है कि जैसे आपने बताया कि डिसरप्शन होते रहते हैं, स्पेशली अभी एआई डिसरप्शन लगभग 2 डिकेड के बाद एक सबसे बड़ा डिसरप्शन देखा जा रहा है। तो इंडियन आईटी कंपनीज एआई को कैसे खेल रही है? एआई या क्लाउड कंप्यूटिंग, ये दो तीन जो चीजें हैं चिप्स में, तो हालांकि अभी हम टेक्नोलॉजी वाइज वी आर क्वाइट बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चिप्स इन इंडिया। लेकिन ऑन द आईटी साइड अगर हम बात करते हैं, एआई, जनरेटिव एआई एंड अदर पार्ट्स ऑफ एआई एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें हमारी आईटी सर्विसेज कुछ प्ले कर रही है, या जो भी कर रही है किस तरीके से कर रही नहीं, तो हमारा मॉडल तो मैंने आपको बताया सेम है। है? जब तो नया टेक्नोलॉजी आता है तो हमको अपने वर्कफोर्स को ट्रेन करना है। तो राइट। इसलिए डेटा आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कितने आदमी ट्रेन हुए नई टेक्नोलॉजी में, ये आपको देखना है। तो ओके। अगर आप देखेंगे एक्सचेंजर ने ऑलरेडी डिस्क्लोज किया है, शायद 63% यस। वर्कफोर्स हैज बीन ट्रेन्ड। आई डोंट नो द नंबर, एंड इन्फिनिटी हैज आल्सो स्टार्टेड गिविंग द नंबर। आप देखना 1-2 क्वार्टर में इनके 70-80% पब्लिक ट्रेन हो जाएगी। दैट इज द टाइम व्हेन दे विल स्टार्ट डूइंग वेल। सो दैट इज अनदर वे टू लुक एट इट। हमारा काम लोगों को रिक्रूट करना है, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेन करना है और दे देना, तभी आप 30% मार्जिन बना सकते हैं। नहीं तो आज एप्पल दुनिया की सबसे मोनोपोली बिजनेस में होके भी उनका प्रोडक्ट का मार्जिन इज लेस देन आवर सर्विसेज मार्जिन। अभी उनका मार्जिन थोड़ा ज्यादा दिखने लगा है बिकॉज सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ गया है। तो सर्विसेज में तो हाई, मतलब एब्सोल्यूट मोनोपोली 70-80% ग्रॉस मार्जिन होता है। उसके यस। कारण उनका मार्जिन अभी अपने इंडियन टीसीएस वगैरह से थोड़ा ऊपर गया, अपना नीचे गया। नहीं तो मैं सिर्फ आपको बताऊँ, 3 साल पहले का आप एप्पल जो हाईएस्ट मार्जिन बिजनेस कर रहा था, उसका हम्म। मार्जिन टीसीएस से कम हुआ करता था। ओ। तो ये जो बिजनेस है जिसको हम इतने अच्छी नजरों से, शायद अपना परसेप्शन ऐसा है कि हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, बट ये सबसे ज्यादा पैसा बनाने वाला धंधा है। और इसमें हमारा एब्सोल्यूट मोनोपोली, और ये मोनोपोली दुनिया में कोई तोड़ भी नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है। उसका रीजन सिंपल है कि हम्म। इतनी लार्ज स्केल पे इतना इंजीनियर्स अवेलेबल होना, उनको ट्रेन करना, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना रिलायबिलिटी, ये दुनिया में कहीं नहीं है। बहुत हम्म। सारी कंट्रीज ने ट्राई किया, सब बाहर हो गए हैं इस बिजनेस से। इसलिए हमारा मोर देन 95% मार्केट शेयर है इफ यू टॉक अबाउट सर्विसेज, प्योर सर्विसेज एक्सक्लूडिंग बीपीओ एंड बीपीएम। Fantastic. Now coming to the last leg which is valuation, आपने थोड़ा सा कुछ indications दिए थे, लेकिन let's deep dive into valuation specifically compared to last maybe 10 years, और in large cap bucket and mid cap bucket कैसी लग रही है आपको valuation? Are they attractive, reasonable, overpriced? तो आई थिंक अगर आप 6 महीने 12 मंथ का व्यू लेना चाहें तो मेरे को लगता है लार्ज कैप में यहाँ से पैसा बनेगा। एक हम्म। क्वार्टर हो सकता है कि आपको और यहाँ से करंट प्राइसेस से 5-7% नीचे मिल जाए स्टॉक्स, वेदर इट इज इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, एनीथिंग। हम्म। एंड लेट मी गिव डिस्क्लेमर, आई रन अ पीएमएस, so many of the stocks will be owning in the portfolio also। Okay. तो मुझे लगता है कि इन्फी, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, ये सब क्लोज टू बॉटम है। अब टाइम करेक्शन 3 महीना आपने पोर्टफोलियो में लिया, 3 महीना कुछ ना करे, पॉसिबल है। पर ये हम्म। चलेंगे, और अगेन चलने की जो उम्मीद है वो भी आपको इनसे 15-20% के ही घोड़े हैं ये। तो हम्म। वो हर साल ये कैसे भी दे देंगे। अगर लार्ज कैप में क्या होता है कि हर साल 7-8% का रेवेन्यू ग्रोथ और 10-11% का ईपीएस ग्रोथ, और थोड़ा Right. रीरेटिंग होके, बिकॉज ये बाईबैक करते रहते हैं, कैश थ्रो करते रहते हैं, डिविडेंड यील्ड बढ़ते रहते हैं, तो यानी 15% रिटर्न स्टॉक का। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 3 साल की रिटर्न एक साल में आ जाती है, फिर 2 साल शांत हो जाता है, जैसे 2021 में हुआ। तो अभी मेरे को लगता है कि वो 2021 में जो हाइपर वैल्यूएशन हो गई थी, वो अभी कूल ऑफ होकर नॉर्मल हो गई है। और आगे जाते जाते अब फिर से 15-15% 2-3 साल बनना चाहिए। अगर वो 30% एक साल में बनता है तो फिर उसके बाद साल नहीं बनेगा, या फिर 15-15 बनेगा। तो कैसे भी आप देख लीजिए 15% वाले हैं जो हम्म। गुड क्वालिटी मिड कैप है, जैसा कि परसिस्टेंट है, एलटीआई माइंट्री है, एलटीटीएस है, कोफोर्ज है। इन जो है जो क्लोज टू $1 बिलियन जा रहे हैं, इनमें मुझे लगता है कि इनमें रिटर्न बहुत आउटसाइज्ड होंगे।
ये साल के 30-35% रिटर्न दे सकते हैं, बट इनको जैसा मैंने कहा आपको टाइम करना पड़ेगा। ये अभी भी मेरे को नहीं लगता है कि ये राइट वैल्यूएशन पे आए हैं। ये शायद 1-2 क्वार्टर में आपको दिखेंगे नीचे, और वहां पे इनको देखना चाहिए। और ओवरऑल सेक्टर की अगर हम बात करें वैल्यूएशन वाइज कहाँ पे लगता है? ये सेक्टर देखिए मैच्योर सेक्टर है, टू बी हम्म। ऑनेस्ट। तो इस right, सेक्टर से बहुत ज्यादा आउटसाइज रिटर्न्स वाला सेक्टर नहीं है। साल का 15% 20% शांति से घर बैठ के आपका बनता रहेगा, विच विल बी मच हायर देन द एफडी एंड विथ वेरी लो रिस्क, बिकॉज यहाँ बाईबैक सपोर्ट है। तो राइट। दैट इज वेरी बिग थिंग, बिकॉज अगर आप देखेंगे 2003 में एक्सेंचर की जो ग्रोथ थी, उससे आज ग्रोथ कोई बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं है। मार्जिन हालांकि काफी अच्छी हो गई है, और वो हम्म। मार्जिन भी आउटसोर्सिंग के कारण इंप्रूव है। पहले आउटसोर्सिंग जीरो था, आज 52% उनका आउटसोर्सिंग बिजनेस है। तो लेकिन मल्टीपल जो वो 10 टाइम पे ट्रेड करता था, 10-12 टाइम पे, आज वो 30-35 टाइम पे ट्रेड करने लगा। उसका एक रीजन ये भी है कि उन्होंने पिछले 20 साल में हर साल बाईबैक किया है। तो ओवरऑल लिक्विडिटी हैज ऑल्सो गॉन डाउन इन द स्टॉक। सो हम्म। आईटी में एक स्टोरी ये भी है कि लिक्विडिटी कंटिन्यूअसली स्क्वीज आउट होते जाएगी, ओके। एंड इट विल इंक्रीज बिकॉज कैश फ्लो दे जनरेट, दैट दैट बेसिकली रिड्यूसेस द लिक्विडिटी एज यू बाई बैक। तो बाई बैक होते जाने वाला है। राइट। दैट विल ऑल्सो इंक्रीज द मल्टीपल डिस्पाइट, और मेंटेन द मल्टीपल डिस्पाइट ग्रोथ गोइंग डाउन। राइट। और लास्ट में व्हाट आर द रिस्क? आपको क्या लगता है क्या रिस्क हो सकते हैं इस सेक्टर में अगले 1 2 3 साल में? मुझे ऑनेस्टली अब मुझे लगता है रिस्क इज बिहाइंड। हमने लास्ट 1.5 साल रिस्क ही देखा है। अब मुझे रिस्क एक आध क्वार्टर टाइम करेक्शन का लगता है, बाकी मुझे प्राइस करेक्शन का नहीं लगता लार्ज कैप में। मिड ओके। कैप में मुझे लगता है प्राइस करेक्शन हो सकता है 15-20% का। इफ दैट हैपेंस इट इज अ गुड पॉइंट टू एंटर फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। ओके। मिड कैप में अगर आप अच्छे वैल्यूएशन में घुस गए तो साल का 30-35% बन सकता है। लार्ज कैप में 12-15% हर साल बनना चाहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद संदीप फॉर जॉइनिंग अस। आई थिंक सो हमने 30 मिनट्स का तय किया था, लेकिन ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का काफ़ी इंसाइटफुल डिस्कशन रहा है। स्पेशली द फर्स्ट 10 15 मिनट्स जहाँ पे आपने पूरा आईटी सेक्टर कैसे इसका कैसे जन्म हुआ, वेरी इंसाइटफुल टू लर्न दैट पटनी वाज प्रोबब्ली द फर्स्ट आईटी कंपनी इन इंडिया। उसके बाद इन्फोसिस एंड लॉट ऑफ अदर कंपनीज केम। ज़रूर आपसे फिर से मुलाकात होगी, फिर से हम आपको बुलाएंगे। Let's say maybe after a quarter, once the dust settles around the earnings around IT companies. Thank you so much, and have a great day. थैंक यू एंड थैंक्स टू ऑल द ऑडियंस। थैंक यू सो मच। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.